नमस्कार दोस्तों, मैं अजय चौरसिया, माध्यमिक शिक्षक, शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय सिलवानी, जिला रायसेन, आप सभी का सामाजिक विज्ञान की इस कक्षा में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 9वीं की सामाजिक विज्ञान की NCERT की पुस्तक लोकतांत्रिक राजनीति के अध्याय 1 लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों का अध्ययन करेंगे। इस अध्याय के अंतर्गत हम लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ क्या है, लोकतंत्र की परिभाषा क्या है और इसकी प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं। इस अध्याय की शुरुआत हम बहुत ही सरल परिभाषा से करेंगे और इसके पश्चात परिभाषा में जो भी बिंदु आएंगे उनका बारी बारी से व्यावहारिक अर्थ समझने की कोशिश करेंगे। लोकतंत्र की विशेषताओं का अध्ययन करने के पश्चात हम कोई देश लोकतांत्रिक है अथवा नहीं इसकी आसानी से पहचान कर सकेंगे, क्योंकि किसी भी सरकार के लोकतांत्रिक होने की कुछ विशेषताएं होती हैं। उन विशेषताओं का अध्ययन हम इस अध्याय के अंतर्गत करने वाले हैं। तो आइए हम आज का वीडियो आरंभ करते हैं। इस अध्याय को पढ़ लेने के बाद हम लोकतांत्रिक देशों और गैर लोकतांत्रिक देशों में आसानी से अंतर कर सकेंगे। समकालीन दुनिया में लोकतंत्र ही सबसे लोकप्रिय शासन पद्धति है। आखिर ऐसा क्यों है? ऐसा क्या है इसमें जो इसे दूसरी व्यवस्थाओं से बेहतर बनाती है? इन्हीं सब बिंदुओं की चर्चा हम इस अध्याय के अंतर्गत करेंगे और यह जानेंगे कि लोकतंत्र की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, इसके कौन कौन से लक्षण होते हैं जो इसको दूसरी शासन पद्धतियों से बेहतर बनाती हैं। इसके साथ ही हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि क्या लोकतंत्र ही शासन की सर्वोत्तम व्यवस्था है। जैसा कि आपको अभी तक की समझ से यह स्पष्ट हो गया होगा कि सरकारें दो प्रकार की होती हैं, एक लोकतांत्रिक सरकारें और दूसरी गैर लोकतांत्रिक सरकारें। लोकतांत्रिक सरकारें किस तरह की होती हैं, वह किस प्रकार काम करती हैं और उनमें जनता की भागीदारी किस प्रकार की रहती है, और लोकतांत्रिक सरकारें किस प्रकार के निर्णय लेती हैं, यह भी हम अध्ययन करेंगे। इसके साथ ही जो गैर लोकतांत्रिक सरकारें होती हैं उनके कार्य किस प्रकार के होते हैं, उनके ऊपर किस तरह का नियंत्रण होता है और वह किस प्रकार से अपने अधिकारों का उपयोग करते हैं, यह सब हम इस अध्याय में समझने की कोशिश करेंगे। दुनिया की हर सरकार, चाहे वह लोकतांत्रिक हो या नहीं हो, लेकिन खुद को लोकतांत्रिक कहलाना पसंद करती है। उस देश में लोकतांत्रिक सिद्धांतों का पालन हो रहा है अथवा नहीं, किसी भी देश में लोकतंत्र के अंतर्गत जनता की भागीदारी सुनिश्चित हो रही है अथवा नहीं, वहाँ पर किस तरह से लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का पालन होता है, किस तरह के चुनाव होते हैं, शासन के निर्णय में जनता की कितनी भागीदारी होती है, यह बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं होता। लेकिन फिर भी वह अपने आप को लोकतांत्रिक सरकारें कहलाना पसंद करती हैं। इसलिए हमें असली लोकतंत्र और दिखावटी लोकतंत्र वाली सरकारों के बीच में सावधानीपूर्वक फर्क करना होगा, क्योंकि जैसा दिखता है अक्सर वैसा होता नहीं है। कई देश ऐसे हैं जहां पर दिखावे के लिए चुनाव होते हैं, जनता की भागीदारी होती है, लेकिन असली में वहां पर सरकार कोई और चला रहा होता है। इन सभी बिंदुओं पर हम इस अध्याय में चर्चा करेंगे और ये देखेंगे कि जो सरकार जनता द्वारा चुनी गई है वह अपने काम किस तरह से करती है। कहीं ऐसा तो नहीं चुनी हुई सरकार के ऊपर भी कोई दूसरा व्यक्ति उसको चला रहा हो, क्योंकि जब तक लोकतंत्र में जनता द्वारा निर्वाचित शासक अंतिम निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र नहीं होंगे, वहाँ पर लोकतंत्र हो ही नहीं सकता। इसलिए अक्सर होता यह है कि जो सरकारें गैर लोकतांत्रिक सरकारें हैं वह भी अपने आप को लोकतांत्रिक सरकारें कहलाना पसंद करती हैं। कई देशों में ऐसा देखने को मिलेगा आपके लिए कि वहाँ पर चुनाव निष्पक्ष नहीं होते, हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने की आज़ादी नहीं होती, हर व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार नहीं होता। इसके बावजूद भी वह अपने आप को लोकतांत्रिक सरकार कहलाना पसंद करते हैं। ऐसे दुनिया के अनेक देश हैं जिनकी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक सरकारों के बीच हम फर्क तभी कर पाएंगे जब हम लोकतंत्र की परिभाषा को अच्छी तरह से समझें और लोकतंत्र की विशेषताओं को अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि हमें परिभाषा की आवश्यकता क्यों होती है।
क्योंकि हम तो दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं, हमें इसकी परिभाषा की आवश्यकता क्यों है? हम तो पहले से ही जानते हैं कि लोकतंत्र किसे कहते हैं। जहाँ पर जनता द्वारा सरकार का चुनाव किया जाता है वह लोकतंत्र है। ठीक इसी प्रकार से हम हमारी दैनिक आवश्यकता की बहुत सारी वस्तुएं जिनका हम उपयोग करते हैं, उनको हम परिभाषित क्यों करें? हम रोजाना कलम का उपयोग करते हैं। अगर हम कलम की परिभाषा की बात करें तो क्या लिखेंगे? जिस वस्तु से लिखा जा सके वह कलम है। तो लिखा तो ब्रश से भी जा सकता है, पेंसिल से भी लिखा जा सकता है, हाइलाइटर का भी उपयोग किया जा सकता है, चाक से भी लिखा जा सकता है। तो हमें कलम की कुछ विशेषताओं को बताना होगा, कलम को अलग से परिभाषित करना होगा। ठीक इसी प्रकार से बरसात की बात करें तो कभी बूंदाबांदी होती है, कभी सामान्य बरसात होती है और कभी कभी बादल फट जाते हैं और बहुत अधिक बरसात होती है। अब ऐसी स्थिति में हम जब तक बरसात शब्द को परिभाषित नहीं करेंगे तब तक हमें पता नहीं लगेगा कि बरसात कौन सी है। जो बूंदाबांदी हो रही है वह बरसात है, अथवा जब बादल फटता है वह बरसात होती है, अथवा जो सामान्य बरसात होती है उसको बारिश कहेंगे। तो यहाँ पर हमें बरसात को परिभाषित करना होगा। ठीक इसी प्रकार हमें कलम को भी स्पष्ट रूप से परिभाषित करना होगा, क्योंकि लिखने का काम तो पेंसिल, हाइलाइटर, ब्रश, चाक से भी किया जा सकता है। लोकतंत्र पर भी यही बात लागू होती है। सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि जनता द्वारा सरकार के चुनाव को लोकतंत्र कहा जाता है। अब वहाँ पर जो जनता की भागीदारी है वह किस प्रकार की है? जैसा कि हमने अभी देखा कि बूंदाबांदी, बादल फटना और सामान्य बरसात में अंतर होता है, ठीक उसी प्रकार से जनता की भागीदारी लोकतंत्र में कितनी होती है? जनता द्वारा जो शासक चुने जाते हैं उनको निर्णय लेने के अधिकार कितने हैं? क्या सभी लोगों की चुनाव में भागीदारी होती है? क्या सभी को वोट डालने का अधिकार है? क्या सभी लोग चुनाव लड़ सकते हैं? इन सभी बातों पर चर्चा करने के पश्चात ही हम लोकतंत्र की सही परिभाषा पर पहुंचेंगे। लोकतंत्र के लिए भी स्पष्ट परिभाषा की आवश्यकता है, क्योंकि इस शब्द का प्रयोग अलग अलग अर्थों के लिए किया जाता है। बहुत अलग अलग तरह की सरकारें भी खुद को लोकतांत्रिक ही कहती हैं। दुनिया के अनेक देश ऐसे हैं जहां पर सभी को वोट डालने का अधिकार नहीं है। कई देश ऐसे हैं जहां पर हर व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए पात्र नहीं है। उसके लिए कुछ विशेष शर्तों को पालन करना होता है। इसके साथ ही जनता द्वारा जो सरकार चुनी जाती है उनको निर्णय लेने का अधिकार भी नहीं है। तो क्या हम ऐसी सरकारों को लोकतांत्रिक सरकार कह सकते हैं? नहीं, लेकिन वह अपने आप को लोकतांत्रिक ही कहते हैं। अब्राहम लिंकन का एक वाक्य आपने जरूर सुना होगा, लोगों के लिए, लोगों की और लोगों के द्वारा चलने वाली शासन व्यवस्था ही लोकतंत्र है। अब्राहम लिंकन की इस सरल परिभाषा से स्पष्ट होता है कि लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें जनता के लिए, जनता की और जनता द्वारा चलने वाली शासन व्यवस्था होती है। निश्चित रूप से यह परिभाषा बहुत ही सुंदर परिभाषा है, सटीक है, सरल है, परंतु विचार कीजिए कि क्या लोकतंत्र की यही सर्वोत्तम परिभाषा है? किसी प्रसिद्ध व्यक्ति ने या किसी नामी गिरामी व्यक्ति ने लोकतंत्र के बारे में अगर कुछ शब्द बोल दिए हैं, कुछ परिभाषा दे दी है, तो क्या यही परिभाषा है? क्या आपको इसमें कोई कमी नज़र आती है? हम इस आधार पर इस परिभाषा को मान लें कि यह परिभाषा किसी बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति ने कही है तो सही होगी, यह कहना गलत होगा। हमें इस परिभाषा की कुछ कमियों पर भी नज़र डालना होगा। डेमोक्रेसी शब्द यूनानी शब्द डेमोक्रेसिया से बना है। यूनानी में डेमोस का अर्थ होता है लोग और क्रेसिया का अर्थ होता है शासन। इस प्रकार डेमोक्रेसी अर्थात लोकतंत्र का अर्थ है लोगों का शासन अर्थात जनता का शासन, और यही सही अर्थ है। लेकिन सिर्फ शब्द की उत्पत्ति से उसकी परिभाषा निकालने का तरीका सदैव उपयोगी नहीं होता, क्योंकि अगली स्लाइड में हम देखेंगे कि शब्द की उत्पत्ति से जो परिभाषाएं निकाली जाती हैं वह हमेशा काम की नहीं होती। शब्द का अर्थ हमेशा अपने मूल से जुड़ा या बंधा नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? क्योंकि समय और प्रयोग के साथ साथ उसका अर्थ भी बदलता रहता है। अब हम कंप्यूटर शब्द को ही लेते हैं।
यह कंप्यूटिंग अर्थात गणना शब्द से बना है, जिसका हिंदी में नाम है संगणक। मुश्किल गणनाओं को सरलता से करने के लिए बने यंत्र को ही कंप्यूटर कहा जाता था। दरअसल ये बहुत ही शक्तिशाली कैलकुलेटर हुआ करते थे और आज भी होते हैं, परंतु आज शायद ही इस अर्थ में कंप्यूटर शब्द का प्रयोग होता है। अब तो कंप्यूटर का उपयोग लिखने, पढ़ने, डिजाइन बनाने, संगीत बनाने, संगीत सुनने और फिल्म देखने और यहाँ तक कि गेम्स खेलने के रूप में होता है। शब्द वही रहते हैं, पर समय बीतने के साथ साथ उनके अर्थ बदलते रहते हैं। सिर्फ शब्दों के मूल अर्थ पर भरोसा करना बहुत उपयोगी नहीं होता। हर लिखने वाली चीज़ कलम नहीं हो सकती, हर पीली वस्तु सोना नहीं हो सकती। लिखने का काम तो पेंसिल, ब्रश, हाइलाइटर या मार्कर से भी किया जा सकता है। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि सिर्फ जनता द्वारा सरकार को चुने जाने को हम लोकतंत्र नहीं कह सकते। हमें यह देखना होगा कि लोकतंत्र में कितने लोगों की हिस्सेदारी होती है। लोकतंत्र की सरल परिभाषा। सभी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की पहचान के लिए एक बहुत ही सरल पैमाना था लोगों के पास अपनी सरकार को चुनने का अधिकार होना। अर्थात अगर जनता के पास अपने शासकों का या सरकार को चुनने का अधिकार है तो हम उस देश की सरकार को लोकतांत्रिक सरकार कह सकते हैं। हम एक सरल परिभाषा के साथ शुरुआत कर सकते हैं। लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव जनता करती है, अथवा लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें जनता द्वारा अपने शासक का या सरकार का चुनाव किया जाता है। इस बात की पुष्टि भी हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से करेंगे। हमारा एक पड़ोसी देश है म्यांमार, जो कि हमारे देश के पूर्व में स्थित है। म्यांमार के सैनिक शासकों का चुनाव लोगों ने नहीं किया। जिन लोगों का सेना पर नियंत्रण था वे देश के शासक बन गए। शासक के फैसलों में लोगों की कोई भागीदारी नहीं है, अर्थात जो वहाँ पर शासक चुने हैं उनके फैसलों में जनता की कोई भागीदारी नहीं है, क्योंकि उन्होंने उसका चुनाव किया ही नहीं है। जिनके हाथ में सैनिक सत्ता थी वह लोग वहाँ पर शासक बन गए। तो क्या हम इस सरकार को लोकतांत्रिक सरकार कहेंगे? क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि लोकतंत्र शासन की वह पद्धति है जिसमें जनता द्वारा शासकों का चुनाव होता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि म्यांमार में लोकतांत्रिक सरकार नहीं है। ठीक इसी प्रकार से पिनोशे चिले जैसे तानाशाहों का चुनाव लोग नहीं करते। यही बात राजशाहियों पर भी लागू होती है। राजशाही का अर्थ है वह लोग जो पैतृक रूप से शासन करते हैं, अर्थात राजा का बेटा राजा। सऊदी अरब के शाह लोगों द्वारा शासक नहीं चुने गए, बल्कि राज परिवार में जन्म लेने के कारण उन्होंने यह हक पाया है। सऊदी अरब के शाह लोग ही वहाँ के शासक होते हैं, जिनका चुनाव जनता नहीं करती है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सऊदी अरब भी लोकतांत्रिक देश नहीं है, वहाँ पर लोकतंत्र नहीं है। परंतु इसके बाद भी यह सरल परिभाषा पूर्ण या पर्याप्त नहीं है, क्योंकि इससे हमें यह तो समझ में आता है कि लोकतंत्र का मतलब लोगों का शासन है। क्योंकि इस परिभाषा के अनुसार शासक कौन होगा, किस तरह के चुनाव को लोकतांत्रिक चुनाव कहेंगे, क्या सभी लोगों को वोट डालने का अधिकार रहेगा या कुछ लोगों को वोट डालने से वंचित किया जाएगा, क्या चुनी हुई सरकार के ऊपर भी कोई दूसरा व्यक्ति अपनी मनमर्जी कर सकता है। इन सभी बातों का जवाब इस परिभाषा में नहीं है। यह परिभाषा पूर्ण नहीं है। दुनिया की हर सरकार, चाहे वह लोकतांत्रिक हो या ना हो, खुद को लोकतांत्रिक कहलाना पसंद करती है। अब हम लोकतंत्र की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि
कोई सरकार लोकतांत्रिक सरकार है अथवा नहीं, उसकी क्या विशेषताएं होनी चाहिए। हमने एक बेहद सरल परिभाषा के साथ शुरुआत की है कि लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें जनता शासकों का चुनाव करती है। इससे अनेक सवाल उठ खड़े होते हैं, जैसे कि इस परिभाषा के अनुसार शासक कौन है, किसी सरकार को लोकतांत्रिक कहे जाने के लिए उसके किन अधिकारियों का चुनाव हुआ होना आवश्यक है, लोकतंत्र में वे कौन से फैसले हैं जो बिना चुने हुए अधिकारी भी ले सकते हैं, किस तरह के चुनाव को लोकतांत्रिक चुनाव कहते हैं, किसी चुनाव को लोकतांत्रिक कहने के लिए किन शर्तों का पूरा किया जाना जरूरी है, कौन लोग शासकों का चुनाव कर सकते हैं या खुद शासक चुने जा सकते हैं, क्या इसमें प्रत्येक नागरिक का बराबरी की हैसियत से भाग लेना जरूरी है, क्या कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था अपने कुछ नागरिकों को इस अधिकार से वंचित कर सकती है, सरकार के किस स्वरूप को लोकतांत्रिक कहेंगे, क्या चुने हुए शासक लोकतंत्र में अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकते हैं या लोकतांत्रिक सरकार के लिए भी कुछ लक्ष्मण रेखाओं में बंधकर काम करना जरूरी होगा, क्या लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को नागरिकों के कुछ अधिकारों का आदर करना चाहिए। इन सभी सवालों का जवाब जब तक हमें नहीं मिल जाता है तब तक हम किसी भी परिभाषा को पूरा नहीं मान सकते। आइए अब हम लोकतंत्र की कुछ विशेषताओं का अध्ययन करते हैं। सबसे पहली विशेषता है नागरिकों को भाषण देने और विचार व्यक्त करने की पूर्ण स्वतंत्रता। दूसरी विशेषता है स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से चुनाव लड़ने की व्यवस्था। तीसरी विशेषता है राजनीतिक दलों को स्वतंत्र रूप से काम करने की आज्ञा। अगली विशेषता है व्यापारियों को व्यापारिक संघ स्थापित करने की पूर्ण स्वतंत्रता। और अगली विशेषता है प्रेस को पूरी आज़ादी। अब हम यहाँ पर इन सभी विशेषताओं का बारी बारी से विस्तार से अध्ययन करेंगे और इसके साथ ही हर एक विशेषता को उदाहरण के साथ आपको समझाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहली विशेषता है प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ। लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हम कह सकते हैं कि उस देश में लोकतांत्रिक प्रणाली को अपनाया गया है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, जनता द्वारा चुनी हुई सरकार को अगर अंतिम फैसला लेने का अधिकार नहीं है तो वहाँ पर लोकतंत्र नहीं हो सकता। उदाहरण हम अपने परम पड़ोसी देश पाकिस्तान का लेते हैं, जहाँ पर जनरल परवेज मुशर्रफ ने अक्टूबर 1999 में सैनिक तख्तापलट की अगुवाई की। अर्थात वहाँ पर जो चुनी हुई सरकार थी उसको पलट दिया और खुद परवेज मुशर्रफ वहाँ के शासक बन गए। उन्होंने लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को उखाड़ फेंका और खुद देश का मुख्य कार्यकारी घोषित किया। बाद में उन्होंने खुद को राष्ट्रपति घोषित किया और 2002 में एक जनमत संग्रह करा के अपना कार्यकाल 5 साल के लिए बढ़वा लिया। जनमत संग्रह का अर्थ होता है जनता के मत को जानना। पाकिस्तानी मीडिया, मानवाधिकार संगठनों और लोकतंत्र के लिए काम करने वालों ने आरोप लगाया कि जनमत संग्रह एक धोखाधड़ी है और इसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां की गई हैं। अगस्त 2002 में उन्होंने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए पाकिस्तान के संविधान को बदल डाला। इस ऑर्डर के अनुसार राष्ट्रपति राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों को भंग कर सकता है। अर्थात 2002 में पाकिस्तान में अब इस तरह का संविधान बन गया कि वहाँ का राष्ट्रपति चाहे तो चुनी हुई संसद को और प्रांतों की असेंबलियों को भंग कर सकता है। जिस तरह से हमारे देश में राष्ट्रीय स्तर पर संसद है जिसके 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, और हर एक राज्य की विधानसभा होती है, ठीक उसी प्रकार से पाकिस्तान में भी एक संसद है और वहाँ भी प्रांतों में असेंबलियाँ हैं
जिनको भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति को दे दिया गया। अब पाकिस्तान में मंत्रिपरिषद के कामकाज पर एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की निगरानी रहती है, जिसके ज़्यादातर सदस्य फौजी अधिकारी हैं। इस कानून के पास हो जाने के बाद राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों के चुनाव कराए गए। इस प्रकार पाकिस्तान में चुनाव भी हुए। चुने हुए प्रतिनिधियों को कुछ अधिकार भी मिले, लेकिन सर्वोच्च सत्ता सेना के अधिकारियों और जनरल परवेज मुशर्रफ के पास थी, जो ज़्यादातर सैनिक अधिकारी थे। तो क्या ऐसी सरकार को आप लोकतांत्रिक सरकार कहेंगे? क्योंकि यहाँ पर जो चुनी हुई सरकार थी उसको अंतिम फैसले लेने का अधिकार नहीं था। उसके ऊपर भी कोई परिषद थी जिसके अधिकारी फौजी थे और वह जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों की निगरानी करते थे। स्पष्ट है कि जनरल परवेज मुशर्रफ के शासन वाले पाकिस्तान को लोकतंत्र नहीं कहा जा सकता। क्या हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के लोगों ने अपने शासकों को चुनाव किया? हम ऐसा नहीं कह सकते। लोगों ने राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव किया है, न कि शासक का। चुने हुए प्रतिनिधि वास्तविक शासक नहीं थे। वे अंतिम फैसला नहीं कर सकते थे। अंतिम फैसला लेने का अधिकार वहाँ के राष्ट्रपति को था, वहाँ के सेना के अधिकारियों को था। अंतिम फैसला सेना के अधिकारियों और जनरल परवेज मुशर्रफ के हाथ में था, जो जनता द्वारा नहीं चुने गए थे। ऐसा तानाशाही और राजशाही वाली अनेक शासन व्यवस्थाओं में होता है। वहाँ औपचारिक रूप से चुनी हुई संसद और सरकार तो होती है, परंतु असली सत्ता उन लोगों के हाथ में होती है जिनका चुनाव जनता नहीं करती। कुछ देशों में असली ताकत विदेशी शक्तियों के हाथ में रहती है, न कि चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में। अतः इसे लोगों का शासन नहीं कहा जा सकता। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की अगली विशेषता है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला। लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावों पर आधारित होना चाहिए, ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत हार के समान अवसर हों। लोकतंत्र के लिए सिर्फ चुनाव कराना ही पर्याप्त नहीं होता है, बल्कि चुनाव में एक से ज़्यादा असली राजनीतिक विकल्पों के बीच चुनने की स्थिति भी होनी चाहिए। लोगों के पास यह विकल्प रहना चाहिए कि वे चाहें तो शासक दल को गद्दी से उतार सकें। इसको भी हम एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। चीन की संसद को क्वांगो रेममिन दाई बियाओ दाहुई अर्थात राष्ट्रीय जनसंसद कहते हैं। चीन की संसद के लिए प्रति 5 वर्ष बाद नियमित रूप से चुनाव होते हैं। इस संसद को देश का राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार है। इसमें पूरे चीन से करीब 3000 सदस्य आते हैं। कुछ सदस्यों का चुनाव सेना भी करती है। चुनाव लड़ने से पहले सभी उम्मीदवारों को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी लेना होती है। 2002-2003 में हुए चुनावों में सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी और उससे संबद्ध कुछ छोटी पार्टियों के सदस्यों को ही चुनाव लड़ने की अनुमति मिली। सरकार हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती है। तो क्या हम यहाँ पर कह सकते हैं कि चीन में लोकतांत्रिक सरकार है? क्योंकि लोकतांत्रिक सरकार की विशेषता होती है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला। तो चीन में तो इस तरह की व्यवस्था है ही नहीं कि वहाँ पर सभी लोगों को स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने की अनुमति हो। 1930 में आज़ाद होने के बाद मेक्सिको में हर 6 साल में राष्ट्रपति चुनने के लिए चुनाव कराए जाते हैं। देश में कभी भी फौजी शासन या तानाशाही नहीं आई, लेकिन सन 2000 तक हर चुनाव में PRI इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी नाम की ही एक पार्टी को जीत मिलती थी। विपक्षी दल चुनाव में हिस्सा लेते थे, पर कभी उन्हें जीत हासिल नहीं होती थी। चुनाव में तरह तरह के हथकंडे अपनाकर हर हाल में जीत हासिल करने के लिए PRI कुख्यात थी। सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले सभी लोगों के लिए पार्टी की बैठकों में जाना
अनिवार्य होता था। सरकारी स्कूलों के अध्यापक अपने छात्र छात्राओं के माँ बाप से PRI को वोट देने के लिए कहते थे। मीडिया भी जब तब विपक्षी दलों की आलोचना करने के अलावा उनकी गतिविधियों को नज़रअंदाज ही करती थी। कई बार अंतिम क्षणों में मतदान केंद्रों को एक जगह से हटाकर दूसरी जगह कर दिया जाता था, जिससे अनेक लोग वोट डालने से वंचित रह जाते थे। PRI अपने उम्मीदवारों के चुनाव अभियान पर काफ़ी पैसे खर्च करती थी। क्या हम ऊपर वर्णित चुनावों को लोगों द्वारा अपना शासक चुनने का उदाहरण मान सकते हैं? इन उदाहरणों को पढ़ने के बाद तो यही लगता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते। चीन के चुनावों में लोगों के सामने कोई वास्तविक और गंभीर विकल्प होता ही नहीं है। लोगों को शासक दल या उसके द्वारा स्वीकृत उम्मीदवारों को ही वोट देना होता है। क्या हम इसे मनपसंद चुनाव कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं। मैक्सिको के मामले में ऐसा लगता है कि कहने को विकल्प होते हुए भी असल में वहाँ जनता के पास कोई विकल्प होता ही नहीं है। किसी भी तरह वहाँ शासक दल को पराजित नहीं किया जा सकता था, लोगों के चाहने पर भी नहीं, क्योंकि वहाँ हुए चुनाव निष्पक्ष नहीं थे। जबकि लोकतंत्र की विशेषता है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला। ये विशेषता ना तो चीन में दिखाई देती है और ना ही मैक्सिको में। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पूरी तरह से लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की अगली विशेषता है एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य। लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए और हर वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। लोकतंत्र राजनीतिक समानता के बुनियादी सिद्धांत पर आधारित होता है। पहले हमने पढ़ा कि किस तरह लोकतंत्र के लिए होने वाला संघर्ष सार्वभौम वयस्क मताधिकार से जुड़ा था। अब इस सिद्धांत को लगभग पूरी दुनिया ने मान लिया है, पर किसी व्यक्ति को मतदान के समान अधिकार से वंचित करने के उदाहरण अभी भी दुनिया में मौजूद हैं। 2015 तक सऊदी अरब में औरतों को वोट डालने का अधिकार नहीं था। एस्टोनिया ने अपने यहाँ के नागरिकों के नियम कुछ इस तरह से बनाए हैं कि रूसी अल्पसंख्यक समाज के लोगों को मतदान का अधिकार हासिल करने में मुश्किल होती है। फिजी की चुनाव प्रणाली में वहाँ के मूलवासियों के वोट का महत्व भारतीय मूल के फिजी नागरिकों के वोट से ज़्यादा होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सऊदी अरब, एस्टोनिया और फिजी की चुनाव प्रणाली पूरी तरह से लोकतांत्रिक नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति का एक वोट होना चाहिए और हर एक वोट का समान मूल्य होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पढ़े लिखे व्यक्ति के वोट का मूल्य बिना पढ़े लिखे व्यक्ति से ज़्यादा होना, या भाषा, जाति, वंश, धर्म, क्षेत्र आदि के आधार पर मतदान में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र की अगली विशेषता है कानून का राज और अधिकारों का आदर। एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों द्वारा खींची लक्ष्मण रेखाओं के भीतर ही काम करती है। एक लोकतांत्रिक सरकार सिर्फ इस कारण से मनमानी नहीं कर सकती है कि उसने चुनाव जीता है। चुनी हुई सरकार को भी कुछ बुनियादी तौर तरीकों का पालन करना होता है। खास तौर से उसे अल्पमत वाले समूहों को दी गई कुछ गारंटियों का आदर करना होता है। हर प्रमुख फैसला लंबे विचार विमर्श के बाद लेना होता है। हर पदाधिकारी को उस पद के साथ जुड़े अधिकार और जिम्मेदारियां संविधान द्वारा दी जाती हैं। ये सभी न सिर्फ जनता के प्रति उत्तरदायी हैं, बल्कि अन्य स्वतंत्र अधिकारियों के प्रति भी उनकी जवाबदेही होती है। जिम्बाब्वे को 1980 में अल्पसंख्यक गोरों के शासन से मुक्ति मिली। उसके बाद देश पर जानु PF दल का राज है, जिसने देश के स्वतंत्रता संघर्ष की अगुवाई की थी। इसके नेता रॉबर्ट मुगाबे आज़ादी के बाद से ही शासन कर रहे थे। जिम्बाब्वे में चुनाव नियमित रूप से होते थे और सदा जानु PF दल ही विजयी होता था। राष्ट्रपति मुगाबे कम लोकप्रिय नहीं थे, पर वे चुनाव में
गलत तरीके भी अपनाते थे। आज़ादी के बाद से उनकी सरकार ने कई बार संविधान में बदलाव करके राष्ट्रपति के अधिकारों में वृद्धि की और उसकी जवाबदेही को कम किया था। विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं को परेशान किया जाता था और उनकी सभाओं में गड़बड़ी कराई जाती थी। सरकार विरोधी प्रदर्शनों और आंदोलनों को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। एक ऐसा कानून भी था जो राष्ट्रपति की आलोचना के अधिकार को सीमित करता था। टेलीविज़न और रेडियो पर सरकारी नियंत्रण था और उन पर सिर्फ शासक दल के विचार ही प्रसारित होते थे। अखबार स्वतंत्र थे पर सरकार की आलोचना करने वाले पत्रकारों को परेशान किया जाता था। सरकार ने कुछ ऐसे अदालती फैसलों की परवाह नहीं की जो उसके खिलाफ जाते थे और उसने जजों पर दबाव भी डाला। 2017 में मुगाबे को राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया। जिम्बाब्वे का उदाहरण बताता है कि शासकों के लिए बार बार जनादेश पाना लोकतंत्र की ज़रूरत है, पर इतना ही पर्याप्त नहीं है। लोकप्रिय नेता भी अलोकतांत्रिक हो सकते हैं क्योंकि वह भी चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लोकप्रिय नेता भी तानाशाह हो सकते हैं। अगर हम लोकतंत्र को परखना चाहते हैं तो चुनावों पर नज़र डालना ज़रूरी है, पर उतना ही ज़रूरी है कि चुनाव के पहले और बाद की स्थितियों पर भी नज़र डाली जाए। चुनाव के पहले सत्ता पक्ष के विरोधी समूहों के कामकाज समेत सभी तरह की राजनीतिक गतिविधियों के लिए पर्याप्त गुंजाइश रहनी चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है कि सरकार नागरिकों के कुछ बुनियादी अधिकारों का आदर करे, उनकी सोचने की, अपनी राय बनाने की, सार्वजनिक रूप से अपने विचार व्यक्त करने की, संगठन बनाने की, विरोध करने और अन्य राजनीतिक गतिविधियां करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। कानून की नज़र में सभी लोगों की समानता होनी चाहिए। इन अधिकारों की रक्षा स्वतंत्र न्यायपालिका को करनी चाहिए, जिसके आदेशों का पालन सब लोग करते हों और सरकार को भी इन आदेशों का पालन करना ज़रूरी होना चाहिए। इस तरह से हमने लोकतंत्र की इस सरल सी परिभाषा से बात शुरू की थी कि लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। हमने पाया कि जब तक हम इसके कुछ प्रमुख शब्दों के बारे में और स्पष्ट ना हो जाएं, यह परिभाषा पर्याप्त नहीं है। अनेक उदाहरणों के जरिए हमने शासन के एक तरीके के रूप में लोकतंत्र की 4 विशेषताओं का अध्ययन किया। इनके अनुसार लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें लोगों द्वारा चुने गए शासक ही सारे प्रमुख फैसले करते हैं। चुनाव लोगों के लिए निष्पक्ष अवसर और इतने विकल्प उपलब्ध कराता है कि वे चाहें तो मौजूदा शासकों को बदल सकते हैं। यह विकल्प और अवसर सभी लोगों को और समान रूप से उपलब्ध होना चाहिए। इस चुनाव से बनी सरकार संविधान द्वारा तय बुनियादी कानून और नागरिक अधिकारों के दायरे को मानते हुए काम करती है। अब अभ्यास हेतु कुछ प्रश्नों को नोट कीजिए। प्रश्न क्रमांक 1, किसी एक ऐसे देश का नाम बताएं जो लोकतांत्रिक देश नहीं है। प्रश्न क्रमांक 2, अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र को कैसे परिभाषित किया। प्रश्न क्रमांक 3, पाकिस्तान में किसने अक्टूबर 1999 में सैनिक तख्तापलट की अगुवाई की। प्रश्न क्रमांक 4, सऊदी अरब में समाज के किस वर्ग को वोट डालने का अधिकार नहीं था। प्रश्न क्रमांक 5, लोकतंत्र की मुख्य विशेषताएं लिखिए। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने लोकतंत्र की परिभाषा और उसकी विशेषताओं को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। अब आप लोग इन अभ्यास प्रश्नों पर अभ्यास कीजिए, घर में रहिए, स्वस्थ रहिए और अच्छे से अध्ययन कीजिए। जय हिंद।